भैरवलाल जी नामा बौद्ध स्टेज पर आने की कृपा करें। राजस्थान से हमारे सेंट्रल कमेटी के उपाध्यक्ष भैरवलाल जी नामा बौद्ध ये स्टेज पर आएंगे। भैरवलाल जी नामा बौद्ध गिरिराज सिंह जी स्टेज पर आने की कृपा करें। डॉक्टर भारती प्रभु स्टेज पर आने की कृपा करें। आज के कार्यक्रम के समारोह के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैत्रनाथ जी को विनंती करूंगा कि आप दीपक प्रज्वलित करके हम लोग हमारे आदर्शों का प्रदर्शन करें। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। हम सभी लोग मंच पर बैठे अतिथियों का खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। यही हमारी स्वागत करने की पद्धति होगी और दूसरी कोई पद्धति नहीं। समय बर्बाद नहीं होगा, खर्चा भी नहीं होगा। साथियों, आज के इस समापन सत्र का प्रस्तावित आयोजन समिति के कार्यकारी आयोजन समिति के कार्याध्यक्ष शशिकांत जी टिकोटे करेंगे। ऐसे मैं उनको विनंती करता हूँ। बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीनं मी पहिल्यांदा आमच्या समन्वय समितीच्या अध्यक्षांना त्यांची परमिशन घेऊन मराठीत बोलायला सुरुवात करतोय। या ठिकाणी बुद्धविहार समन्वय समितीच्या माध्यमातून संपूर्ण देशामध्ये विहारांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे। विहार म्हणजेच बौद्ध लोकांना संघटित करण्याचा प्रयत्न आहे आणि या माध्यमातून अशा पद्धतीची वेगवेगळी अधिवेशनं घेऊन कर्नाटकातला माणूस या ठिकाणी जोडला जातोय, आंध्रातला माणूस या ठिकाणी जोडला जातोय, तामिळनाडूतला माणूस या ठिकाणी जोडला जातोय। या सर्वांना वेगवेगळ्या राज्यातील लोकांना जोडण्याची भूमिका या ठिकाणी सविनय समितीच्या माध्यमातून केली जात आहे। आता या ठिकाणी एक थोडक्यातच त्याचा प्रस्तावित करतोय, कारण वेळेचं बंधनं आहेत आणि त्या वेळेच्या बंधनाअभावी काही गोष्टी न सांगता डायरेक्ट थोडक्यात मी माझं प्रस्तावित करतोय। तर सविनय समितीची ही भूमिका आहे की देशातल्या सगळ्या बौद्धांना एकत्र करण्याची ही प्रक्रिया सुरू आहे। भले 2014 पासून ही चालू झालेली प्रक्रिया जरी असली तरी आजपर्यंत म्हणावं तसं यश आलेलं नाही, परंतु जे काय आलेलं आहे तेही थोडं नाही, येईल तेवढंच खरं आहे। परंतु इथून पुढं हे चांगल्या पद्धतीनं हे नेटवर्क उभा राहू शकतं हे ह्या 2 अधिवेशनाच्या यशस्वीतेनंतर आमच्या लक्षात यायला लागलेलं आहे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक असेल, तामिळनाडू असेल, राजस्थान असेल, वेगवेगळ्या राज्यातली लोक या ठिकाणी जोडली जात आहेत। पण नुसतीच जोडली जाऊन उपयोग नाही, विचारांची देवाणघेवाण होणं हेही गरजेचं आहे। या ठिकाणी वेगवेगळे ठराव अधिवेशनामध्ये पास होणार आहेत आणि त्या सविनय समितीच्या माध्यमातून पाली भाषेच्या परीक्षा, पाली भाषेचा प्रचार आणि प्रसार हे करण्याचं काम या अधिवेशनाच्या माध्यमातून किंवा सविनय समितीच्या माध्यमातून केलं जात आहे। आणि या ठिकाणी अशा पद्धतीनं हे सविनय समितीचं काम चालू असताना आपण सर्वजण वेगवेगळ्या परीनं सविनय समिती बुद्धविहार समन्वय समितीला सहकार्य करत आहात आणि पुढेही करत राहाल अशा अपेक्षा व्यक्त करतो आणि आपण
या ठिकाणी माझं प्रस्तावित थोडक्यात ऐकलं, मला समजून घेतलं, त्याबद्दल धन्यवाद. समारोह के कार्यक्रम में ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि हमने जो समय दिया था वो 4 बजे का था और हमारे चीफ गेस्ट का अगला शेड्यूल, वो अगर यहाँ बैठे तो उनका अगला शेड्यूल वो गाली लेंगे, तो वो दिक्कत में ना जाए. इसीलिए मैं समारोह या मार्गदर्शन के लिए मैत्रीनाथ जी को मैं पहले निमंत्रित करता हूं और उन्हें जाने की अनुमति भी हम देंगे. तो मैत्रीनाथ जी हमें मार्गदर्शन करेंगे. मैं उनके लिए हमने उनके लिए 20 मिनट का समय दिया है, बाकी का प्रोग्राम हम और करते रहेंगे. हम माफी चाहेंगे कि हमने जो स्वागत की परंपरा है उसको हमने तोड़ दिया. मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण और अभी आप सभी धम्मा भाइयों और बहनों, सबसे पहले सभी को मैत्रीपूर्ण जय हिंद. और खास करके मैं ज़्यादा आभार व्यक्त करूँगा अशोक भाऊ के लिए और उनकी जो पूरी टीम है. वैसे मैं मार्गदर्शन करने की स्थिति में नहीं हूँ, जो भी है उन्होंने मुझे बहुत ही उदारता से 20 मिनट दिए हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उस 20 मिनट के अंदर ही मुझे आपके साथ जो कहना है मैं कह सकूँ. तो जैसे मुझे पता चला कि ये जो 2 दिन का सम्मेलन है, इस सम्मेलन में भारत के 24 राज्यों से यहाँ प्रतिनिधि आए हुए. ये 2 दिन का सम्मेलन है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसको 8 महीने से ज्यादा शक्ति लगी हुई. लोगों ने कष्ट उठाए हैं, आयोजन के लिए बहुत सारी पीड़ा उठाई है, चंदा इकट्ठा करना अभी भी चालू है. तो सबसे पहले ये जो टीम है, जो समूह है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा सा जो उपक्रम है, उस उपक्रम को यहाँ पर आयोजित किया है, इसलिए मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ. और ऐसी जो बात है, इसकी वास्तव में ये शुरुआत 2014 में हुई है, अच्छी बात है, लेकिन कई साल पहले होनी चाहिए. हम सब बाबा साहब अम्बेडकर जी के बहुत नाम यही है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भारतीय बौद्ध महासभा का संगठन किया, उस संगठन में उन्होंने जो घटना बनाई है भारतीय बौद्ध महासभा की, उस घटना का जो 10वां कलम है या अनुच्छेद है, उसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि भारतीय बौद्धों की सभाएं एवं सम्मेलनों का आयोजन करना, बार-बार आयोजन करना और उसमें जो समान कार्यक्रम है और जो आपसी मैत्री तथा भाईचारा बढ़ाने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य पर कार्य किया जाए. और मुझे लगता है कि बुद्ध विहार समन्वय समिति ने भले ही वहां सामने स्पष्ट ना हो, लेकिन भारतीय बौद्ध महासभा का ये जो उद्देश्य है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो भारतीय बौद्धों का अलग अलग राज्यों से जो सम्मेलन बुलाया है, ये कार्य बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है. अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि भले हम इस बात को या इस कार्य को कैसे समझें,
जैसे प्रास्ताविक में मेरे भाई ने बताया है कि हम एक जो संकल्पना है बुद्ध विहार समन्वय समिति, इसकी हमारी समझ क्या है? जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गांवों में, तहसील में, कस्बे में जो विहार है, उन सभी विहारों का संगठन बनाना, उनका संकलन करना। इसका मतलब क्या? ये जो सभी विहार के भवन है, जो इमारतें हैं, वो हम किसी श्रृंखला में बांध रहे हैं, उसको हम जोड़ रहे हैं। विहार तो खाली एक इमला है, कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है, वो सिंबल है, प्रतीक है। लेकिन विहार जो है, वो जो विहार चलाने वाले लोग हैं, उन चलाने वाले लोगों से जुड़ा होता है। और अगर ये जो बुद्ध विहार समन्वय समिति का अगर मकसद है कि हमें लोगों को जोड़ना, तो मैं मेरे दृष्टि से ये समझता हूं कि विहार समन्वय समिति का ये जो कार्य है, ये कार्य बिल्डिंग अ कम्युनिटी है। संघ को बांधना, संघ को बनाना, संघ को मजबूत करना, और संघ को मजबूत करना, भाईचारा बढ़ाना, मित्रता बढ़ाना, संगठित करना, यही जो बात है, ये बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की सबसे अहम बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिस बात को हमने ऐसे सम्मेलनों से समझना चाहिए, जिस पर गौर करना चाहिए। मुझे मालूम है कि इसमें कितनी कठिनाइयां हो सकती है या कितनी कठिनाइयां हैं, और मैं जो बताऊंगा वो मेरे स्वयं के अनुभव से बताऊंगा, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में मेरे उम्र के 13 साल से कार्यरत हूं, 13 ईयर से, और अभी मैं 61 साल का हूं, 61। और तब से मैं ये कोशिश करता रहा कि एक ही कस्बे में 4 विहार है, कई जगह 5-5 विहार है, लेकिन बुद्ध जयंती भी 5 जगह होती है, बाबा साहब की जयंती भी 5 जगह होती है। जबकि सभी बुद्ध को मानने वाले हैं और सभी बाबा साहब को मानने वाले हैं, फिर भी ये बुद्ध के, बाबा साहब के राह पर चलने वाले भीम सैनिक कम से कम जयंती के समय अपनी विचारधारा को या अपनी विचारधारा से समझौता करके एक झंडे के नीचे क्यों नहीं आते? क्योंकि सभी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट है, राजकीय विचारधारा अलग है, और वो राजकीय विचारधारा एक धर्म दिए हमें बाबा साहब ने, बुद्ध का धर्म, लेकिन हमारे राजकीय मतभेद होने के कारण हम एक विहार में नहीं आते। 10 लोग विहार में बैठते हैं और 20 लोग गली में खड़े रहते चौराहे पर, इस इधर की उधर की बातें करते हुए माए। और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विहार का मकसद क्या है, विहार की केंद्रीय कल्पना क्या है। यहां पर माननीय भंटे जी ने बताया कि विहार है ऐसी जगह जहां पर हमारे सभी विकारों को हराया जाता है। भंटे मुझसे ज्यादा इस क्षेत्र में भाषा तज्ञ है, पाली के पढ़ाई किए हैं, मैं उतना नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि विहार, इसका जो मराठी में आता है विहार करना, विहारवासी, विहरने, उस स्थिति में रहना। और बुद्ध विहार का मतलब है कि बुद्धत्व की अवस्था में विहार करना, बुद्धत्व की जो स्टेट है उस स्टेट में रहना। और बुद्ध विहार क्या होता है? जहां हमारी 5000 की हो या 5 लाख की हो, एक बुद्ध की मूर्ति रहती है, जहां हम अगरबत्ती मोमबत्ती लगाते हैं
और इस पूनम में डाला हुआ बाबा साहब के फोटो कहा अगले पूनम को निकाल के, क्योंकि बिहार का मतलब है मन टू मन या विन टू विन। बिहार का मतलब हमें समझा जब है, जैसे मैंने बताया कि बुद्ध विहार समिति का ये जो कार्य है, ये कार्य यानी संगति निर्मित है। और बिहार में भले ही बुद्ध की मूर्ति पीतल की हो या मिट्टी की हो, लेकिन बिहार में बुद्ध का अस्तित्व जीवित रहना चाहिए। और उसको जीवित रखना उस बिहार के चलाने वालों के चाल चलन पर और धर्म के नियुक्त आचरण पर निर्भर होता है। वहां बुद्ध हम साक्षात जीवित ला सकते हैं अगर लोग विद मॉरलिटी से बिहेवियर करें। कभी कभी बिहार में हम बीड़ी पीकर आते हैं, कभी दारू पीकर आते हैं, क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ द बिहार। बिहार में बुद्ध है, बिहार में धर्म है, बिहार में संघ है, और इसीलिए बिहार में 3 रत्न रहते हैं। और इस 3 रत्न के कारण उस हमारे बिहार भले 3 का शेड हो, नहीं तो बड़ा 5 मंजिल का हो, उसकी वैल्यू भारत के रिजर्व बैंक से भी ज्यादा है। क्योंकि रिजर्व बैंक में जो पैसा रखा गया है, 10 मशीन लगाकर आप उसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन बुद्ध की कीमत कौन करेगा? कौन से राशि में करेगा? बुद्ध ने बताया हुआ जो धर्म है, जो मार्ग है, उस मार्ग की कीमत कौन करेगा? कौन से राशि में करेगा? पाउंड्स में करेगा, यूरो में करेगा, डॉलर में करेगा? देयर इज नो वैल्यू। बुद्ध, धर्म और संघ जो 3 रत्न है, सभी कीमत के ऊपर है, और इसीलिए वो हमारे रिजर्व बैंक से भी ज्यादा मूल्यवान है। ऐसे बिहार के हालत हम कैसे रखते हैं? क्या करते बिहार में? कई बिहार मैंने देखे हैं जहां दोपहर के समय वहां के बुजुर्ग लोग या तो तंबाकू खाकर घूमते हालत थूकते बैठे हैं, नहीं तो कुछ लोग गैम्बल करते बैठे हैं, जुआ खेलते बैठे हैं। बिहारों का मतलब हमें समझा ही नहीं। अरे धर्म का ही मतलब हमें समझा नहीं, तो बिहारों का मतलब हम कैसे समझें? धर्म क्या है और धर्म कैसे जीना है? वो फिर पंचशील हो, वो अष्टशील हो, दशशील हो, 4 आर्य सत्य हो, आर्य अष्टांगिक मार्ग हो, या पारमिता हो, 5 ब्रह्म विहार हो, या अन्य कोई शिक्षा हो। धम्म कोई व्याख्या नहीं है, कोई ग्रंथ या किताबों में, संयुक्त निकाय में, जिन निकाय में लिखी हुई भाषा नहीं है। लोगों को धम्म समझेगा कैसे? पंचशील जब बिहारवासी लोग आपस में जिएंगे तो उनके कृति से लोगों को पंचशील हाउ रिलेवेंट टू वन अनदर उसका पता चलेगा। अभी हम केवल बंदे जी के पीछे या बोधाचार्य के पीछे जैसा पोपट कुछ बोलता रहता है वैसे पंचशील बोलते हैं, बट व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ पंचशील इन माय ओन लाइफ विद अदर्स, ये महत्वपूर्ण है। पंचशील रोज जीना है, और जब 2 लोग 4 लोग एक दूसरे के साथ पंचशील जिएंगे तो जो नॉन बुद्धिस्ट है उनको मॉडल दिखाई देगा कि ये लोग पंचशील जीते हैं, इसलिए वो लोग अच्छे हैं, इसलिए हमने ही उनके पीछे नीचे जाना चाहिए। हम बहुत बार बताते हैं कि बुद्ध का धर्म वैश्विक है, जरूर है, लेकिन उसकी कितनी समझ हमें है? वैसे देखा जाए तो ये मिराकल है। दुनिया के सबसे बड़ी जादू है कि एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, जो पाने के लिए आज हम तड़पते हैं, ओवरटाइम करते हैं, पैसा कमाते हैं, इधर उधर से चीजें लाते हैं, अमीर होने के लिए, सत्ता के लिए, बड़ा होने के लिए, नेम हो, फेम हो, एवरीथिंग। सिद्धार्थ वाज हैविंग एवरीथिंग, लेकिन वो जो भी था उसमें सिद्धार्थ को समाधान नहीं मिल रहा था, नो सेटिस्फैक्शन। और वो समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने घर छोड़ा, जंगल में गए, खुद के मन का संशोधन किया, और उसके बाद उन्होंने सत्य की खोज की। और उसके बाद अकेला बुद्ध एक दीक्षा पात्र लेकर
शायद 5 को मिले, 5 वहां घूमते रहे, 5 के 60 लोग बन गए। आज देखो इस घटना को 2500 साल हुए हैं। इस 2500 साल में अगर हम पूरे दुनिया का इतिहास देखते हैं तो कितने राजा आए होंगे, कितने राजा गए होंगे, कितने सिंहासन निर्माण हो गए होंगे, कितने सिंहासन समाप्त हो गए होंगे। लेकिन जो बुद्ध अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर घुमा, उस बुद्ध का विचार आज इस तारीख को, आज की तारीख को आधी सी ज्यादा दुनिया के हृदय पर राज्य कर रहा है। दैट इज अ मैजिक एंड पावर ऑफ द बुद्धास फिलॉसफी। और ये फिलॉसफी बाबा साहब को समझी थी, इसलिए बाबा साहब के सामने अन्य विकल्प थे, लेकिन बाबा साहब को यह मालूम था कि मुझे बुद्ध के रास्ते पे ही जाना है, क्योंकि दुख का मार्ग बताने के लिए बुद्ध के अलावा इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। बाबा साहब ने जब 1950 में वो छोटी सी किताब लिखी थी आर्टिकल के रूप से, भगवान बुद्ध एंड टीचर ऑफ इंटेलिजेंस, उसमें तो उन्होंने ऐसे के ऊपर लिखा, कृष्ण के ऊपर लिखा, मोहम्मद के ऊपर लिखा, और इन तीनों में से भगवान बुद्ध आज के तारीख में कैसे श्रेष्ठ है एक बात बताइए। क्योंकि उनको ये मालूम था कि कल चलकर दुनिया को बचाने की क्षमता, साहस या जो भी ताकत है वो केवल बुद्ध के दर्शन में है, बुद्ध के विचारों में। और इसलिए बिहार चलाते समय हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर एक बिहार वाले दूसरे बिहार वालों के साथ समझौता, मित्रता, भाईचारा जताकर काम नहीं कर सकते हैं तो मानो हमें बुद्ध समझा ही नहीं है और बुद्ध का विचार ही समझा नहीं है। अरे बुद्ध के समय जब हीनयानी भिक्षु और महायानी भिक्षु एक ही गुफा में रहा करते थे, एक ही बिहार में रहा करते थे, भले ही हमारी कहीं विचारधारा होगी, लेकिन जैसे बाबा साहब बताते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर इकट्ठा हाथ में हाथ डालकर काम करो। आपके स्वयं के मॉडल से, उदाहरण से आप दुनिया को बताओ बुद्ध धर्म कैसा श्रेष्ठ है। जब हम बुद्ध का उदाहरण देखते हैं तो उसमें क्या लगता है? बुद्ध का उदाहरण नथिंग बट मीडियम इज अ मैसेज। बुद्ध ने बताया नहीं क्या करो और कैसा करो, खुद जीकर दिखाया। His own example was the model to the other संघ, और संघ ने बुद्ध को फॉलो किया, और इससे हम देखते हैं कि बुद्ध सफल रहे, बुद्ध कामयाब रहे। अगर हम हमारे बिहारों को एक व्यवहारिक रूप से, मैं थोड़ा अलग ढंग से देखना चाहता हूं कि यहां बुद्ध बताते हैं या बुद्ध दिखाते हैं, तो कभी कभी हम बुद्ध को गुणों से बताते हैं कि बुद्ध के अंदर मैत्री है, बुद्ध के अंदर करुणा है, बुद्ध के अंदर प्रज्ञा है, बुद्ध के अंदर वीर्य है। समझो हमारे जो 4 दीवार है बिहारों की, हर दीवार को एक समझो, एक दीवार मैत्री की है, एक दीवार करुणा की है, एक दीवार वीर्य की है, एक दीवार प्रज्ञा की है, और एक बिहार की जो नींव है वो नींव है जागृति, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। जो बुद्ध ने आखिर तक वही बात बताई, जागरूक रहो। जागृति इज अ की फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बुद्ध की शिक्षा की अहम भाग है। वो फाउंडेशन रखो बिहार का, और बिहार का जो छत है टॉप, उसको आप शांति समझो। बुद्ध का एक नाम है शांति नायक। हर सिनेमा में अमीर लोगों के घर में आज बुद्ध की इमेज दिखती है, तारा की इमेज दिखती है। क्यों? वो लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, लेकिन उनको बुद्ध के चेहरे में, आंखों में, ओठों में करुणा और शांति दिखती है। और जो भी बुद्धिस्ट है उनको अगर अच्छा काम करना है तो उनको शांति का अनुकरण करना चाहिए। बी पेशेंट, शांति से काम करो, काम होगा, सफलता मिलेगी। एक ना एक दिन आपको उस मुकाम पे पहुंचना है। और इसलिए जब हम हमारे बिहारों में रहते हैं तो हमने हमेशा बिहारों में आचरण करना है, प्रैक्टिस करनी है मैत्री की, प्रैक्टिस करनी है करुणा की, प्रैक्टिस करनी है वीर्य की, प्रैक्टिस करनी है प्रज्ञा की,
प्रैक्टिस करनी है जागृति। और मैं हमेशा जहां भी जाता हूं, कहीं प्रोग्राम में जाओ, कहीं शादी में जाओ, मैं बौद्ध लोगों को हमेशा एक सलाह देता हूं, सबसे ज्यादा हमें सीखने की जरूरत है अवेयरनेस ऑफ टाइम, आवर टाइम एंड आवर्स टाइम। जब वहां तक हमें समय की कदर नहीं है, तब तक हम कुछ पढ़ाओ तक हमारा विकास नहीं कर सकते। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है और हमें वो डिसिप्लिन डालनी चाहिए। ऐसे कामों में ज्यादा भावनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो करेंगे वो औरों के लिए उदाहरण होगा। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बिहार की तरफ कुलकर्णी दौड़े, आप चाहते हैं आपके बिहार की तरफ डोबड़ेकर आए, आपके बिहार की तरफ डॉन आए, डेविड आए, आपके बिहार की तरफ कोई मुल्ला आए, फकीर आए, अरे आप ऐसा बिहार सजाओ, इतनी मित्रता से जियो कि हर किसी को लगेगा कि मैंने बिहार में जाकर खुद ही आचरण करना चाहिए, मेरे जीवन में शांति लाने के लिए, मेरे जीवन में सुख लाने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे बिहारों के कार्यक्रम कैसे होते हैं? समय पालते हैं क्या? हम कैसे चलते हैं? अगर हम मॉडल नहीं बनाएंगे तो हम कैसा दावा करेंगे कि अन्य धर्मों के लोग बौद्ध धर्म की तरफ आए और एक दिन हम भारत को प्रबुद्ध भारत बनाए? ये तो केवल लफ्ज है, ये तो केवल शब्द है। शब्दों से हम क्या कर पाएंगे? आखिर मैं मुद्दा एक ही बताना चाहता हूं, और ये बात है कि ये इतना ही सही है कि भले ही बाबा साहब आंबेडकर जी ने ये कहा हो कि मैं पूरा भारत बौद्ध में करूंगा, हम लोग वही कोशिश कर रहे सब लोग, लेकिन खुद अगर अपना स्वयं का इवैल्यूएशन करते हैं तो आप देखो, एक परिवार का उदाहरण ले लो, और कोई पुरुष हो तो स्वयं को सवाल करे कि क्या मैं इतने साल से बिहार में जा रहा हूं, कार्य कर रहा हूं, अभी तक मैं मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे को बदल सका हूं? मैं उन मेरे परिवार के खून के रिश्तेदारों को नहीं बदलता तो मैं मुल्ला को और जोशी जोगड़ेकर को कैसा बदलूंगा? आपके वर्तन में, बर्ताव में वो शक्ति चाहिए कि आपके बौद्ध होने से आपकी बीवी बदल सके, आपके बच्चे बदल सके, आपकी बीवी को आपके परिवर्तन में कॉन्फिडेंस हो, आपके बच्चों को बौद्ध विहार में जा जाकर आप घर में कैसे बदल करें, आपके व्यवहार में कॉन्फिडेंस हो, विश्वास हो, ताकि उनको भी लगे मैं मेरे बाप के हाथ पकड़कर बिहार में जाऊंगा। आज हम चिल्लाते हैं युवा बच्चे बिहार में क्यों नहीं आते हैं? उनको मालूम है उनका बाप वहां जाके क्या करता है, उनको मालूम है उनकी मां वहां जाके क्या करती है। Unless and until we show the example, हम अपने परिवार को नहीं बदल सकते हैं तो हम भारत को कैसे बदलेंगे? फिर बाबा साहब आंबेडकर जी को ये प्रबुद्ध भारत कैसे बनाना था? तो बौद्ध बनने से पहले ही वास्तविक रूप से बाबा साहब आंबेडकर जी ने प्रबुद्ध भारत की नींव रखी। अब वो नींव कब रखी थी? जिस दिन बाबा साहब आंबेडकर जी ने हमारे देश को संविधान अर्पित किया, उसी दिन प्रबुद्ध भारत की नींव बाबा साहब ने रखी। और वो क्या है? संविधान में जो संसदीय मूल्य है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बोलते हैं, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, ये जो 3 मूल्य हैं, ये बाबा साहब 1927 से बोलते आ रहे हैं। 2700, 3500, 3600, फिर उसमें जाति भेद उच्छेद की किताब में हो, वो बोलते ही आ रहे हैं। उन्होंने जब आर्टिकल लिखा, धर्म की जो 4 कसौटियां बताई, उसमें एक कसौटी बताई कि धर्म ने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक मूल्य को मध्यवर्ती मानना चाहिए। और जब 1954 में बाबा साहब की एक मुलाकात हुई बीबीसी पर, उस समय उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो 3 मूल्य है, ये मेरा जीवन का दर्शन है, और ये मैंने कही फ्रांस के राज्य क्रांति से लिया नहीं है, तो ये मैंने मेरे गुरु भगवान बुद्ध के दर्शन से लिया। तो इतनी बड़ी बात जब हम देखते हैं तो बाबा साहब के जो अनुयायी है, कम से कम उनको तो ये स्वातंत्र्य, समता,
जीवन में हम कैसे इंक्लूड करें, कैसे पर्कुलेट करें, ताकि हमारा देखकर भले कोई मुसलमान आप उसको बौद्ध नहीं बना सकते, लेकिन वो मुसलमान अगर स्वातंत्र, समता और बंधुता इन मूल्यों को आचरण में लाता है तो मानो वो बुद्धिस्ट वैल्यू से जीता है। वो मुसलमान होते हुए भी कोई क्रिश्चियन हो, अगर उसको हम ये समझाते हैं कि ये जो है स्वातंत्र, समता और बंधुता एक क्रक्स ऑफ द मैटर है, संविधान की ये सबसे केंद्रभूत ऐसी कल्पना है जिससे हम पूरा परिवर्तन ला सकते हैं। तो वैसे देखा जाए स्वातंत्र यानी बुद्ध है, मुक्ति। धम्म क्या है? समता। संघ क्या है? बंधुता, मित्रता। ये सभी मूल्यों को हम उस वैल्यू में भी देख सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसका उदाहरण नहीं बनाएंगे, उदाहरण नहीं बनेंगे, अब मुझे मालूम नहीं, शायद अगला जो सम्मेलन है वो अगले 2 साल में होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 6 महीने पहले उसकी तैयारी कर दी है। ये मानो आज का जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन मानो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम शुरुआत हुआ और इसको हम बरकरार रखने चाहिए। बरकरार रखने के लिए कुछ कार्य करना चाहिए और वो आखिरी में मैं बताकर केवल 3 मिनट में मेरा समारोह करूंगा, 20 मिनट में मुझे खत्म करना है। जैसे आप लोग एक 24 राज्य के प्रतिनिधि है, अशोक बहुत करीब से जानते हैं। नागपुर में हमारा नागलोक है, जो 2002 से वहां पर हम एक कोर्स चलाते हैं जिसका नाम है बुद्धिज्म डॉक्टर अंबेडकर थॉट एंड सोशल एक्शन। क्योंकि कई दिक्कतों से हम समझ गए हैं कि भारत में अगर बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना है तो कैसे करें, और वहां पर हम 26 राज्यों से लड़कियां और लड़कियां लाते हैं जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास हो। आज तक हमारे पास 52 अलग अलग जाति व्यवस्था से लड़के लड़कियां हैं जिनको हम केडर करके तैयार कर रहे हैं, और लगभग 2200 लोगों को हमने 23 साल में निर्माण किया है, जिससे पूरे इन 26 राज्यों में हमने नेटवर्क बनाया है। और उस नेटवर्क के जरिए बाबा साहब को सामने लेकर बुद्ध धर्म को हम कैसे आदर कम्युनिटी में पहुंचाएंगे, उसका हमने एक बड़ा ही डिसिप्लिनरी प्रोग्राम बनाया है। उसमें कितनी पीड़ा उठानी पड़ती है, कितने कष्ट होते हैं, ये मैं करीब से जानता हूँ एज वन ऑफ द प्रोग्राम मैनेजर करके। लेकिन एक तरीका है कि हम उम्मीद नहीं करते हैं तो हम कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। अभी तक हमें पूरी सफलता नहीं मिली है, लेकिन हमें हौसला बढ़ाया है हमारा कि जिस रास्ते से हम चल रहे हैं वो रास्ता कठिन जरूर है लेकिन संभव है। उस रास्ते से अगर हम गए तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे चलकर हम मिलके ही काम कर सकते हैं, जहां पर हमारे स्टूडेंट आपको मदद कर सके, आपके बिहार वाले हमें मदद कर सके। क्योंकि हमारा एक कॉमन प्रोग्राम है कि भारत का कोई भी बौद्ध जो बाबा साहब को मानने वाला है, जो हमारे हाथ में हाथ, हम उनके हाथ में हाथ डालने के लिए तैयार है। वी आर रेडी टू वर्क टुगेदर हार्मोनियसली, मित्रता के और भाईचारा के बेस पे। तो भाइयों और बहनों, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस उपलब्धि के हिस्सा रहे हैं उन सबको मैं फिर एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इस मिशन को आप जिंदा रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए केवल 2 दिन के लिए नहीं, आपका सहभाग जो है वो हमेशा के लिए ऐसा ही जारी रखेंगे। आपने मेरा बड़े शांति से सुन लिया, इसी के लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस मुहिम में त्रिरत्न बुद्ध महासंघ साहिबगंज, भारतीय बुद्ध महासभा, भिक्षु संघ, समन संघ, बुद्धिस्ट फ्रेटर्निटी मूवमेंट, अलग अलग संघ के लोग हम मिलकर काम करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस को हमको और ठीक ढंग से
उसको मजबूत करना है, यही समन्वय है। मैं मैत्रीनाथ जी को छोड़ने के लिए जाऊंगा, तब तक हमारे दूसरे गेस्ट जो राजस्थान से आए हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं और पुराने बामसेट के कांशीराम जी के साथ में काम किए हुए भी कार्यकर्ता है और राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य में, धर्मांध राज्य में, कर्मठ राज्य में वो काम करने में उनको कितनी दिक्कत होती है मुझे मालूम है। वो भेरूलाल नामा इस समारोह, इस समापन के समारोह में 10-12 मिनट में अपने ख्याल रखें। मैं राजस्थान की धरती से यहाँ आपके सामने हाजिर हूँ। पश्चिमी राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर, बाड़मेर जिला, भैरूलाल नामा, स्टेट अवार्डी और बुद्ध विहार समन्वय समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पधारे हुए, दूर दराज से 24 स्टेट से पधारे हुए सभी उपासक और उपासिकाएं, मंच पर विराजमान सम्मानित मंच, भिक्षु संघ को नमन। समता, समानता, बंधुत्व के प्रेरणा तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, शिक्षा की प्रेरणा सावित्रीबाई फुले, संत तुकाराम, संत कबीर, संत रैदास, संत गाडगे महाराज, साहू जी महाराज, सियाजी गायकवाड़, बिरसा मुंडा और 6743 जाति को एक नाम देने वाले माननीय काशीराम साहेब और सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब को सत नमन। देश भर से पधारे हुए सभी धर्म उपासकों को भैरूलाल नामा की तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बंधुओं, इस देश के अंदर 2 व्यवस्थाएं काम कर रही है। आश्रम संस्कृति और श्रवण संस्कृति। कमेरा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो कमेरा वर्ग है, कमा कर खाने वाले लोग। और इस देश पर आश्रम संस्कृति के लोग 3% लोग इस देश पर शासन कर रहे हैं, कब्जा किए हुए हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं बालोतरा से यहां पहुंचा हूं। जिस प्रकार से ईंट को ईंट से जोड़ना है तो पहले तो सोना काम में लिया जाता था और आज की तारीख के अंदर सीमेंट काम में लिया जाता है। कागज को कागज से जोड़ना है तो गोंद की आवश्यकता होती है। लकड़ी को लकड़ी से जोड़ना है तो फेविकोल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना है, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना है। फूले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा के अंदर इतनी ताकत है, इतनी मानवीय दृष्टिकोण है कि हम एक मंच पर आ जाते हैं। दुश्मन मैं खुला कहता हूं, चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं, यहां पर बात आती है कि हमें विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो सामने आएगी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमारे समाज को 6743 जाति के टुकड़ों में बांटा, लेकिन हमारे महापुरुषों ने हमेशा जोड़ने का काम किया।
क्योंकि हम श्रवण संघ के हैं, समतावादी हैं और जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए इस मूवमेंट के अंदर ये जो समन्वय का मतलब है जोड़ना, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। बुद्ध की विचारधारा वाले, धम्म की विचारधारा वाले, और मैं तो ये कहता हूं बाबा साहब ने जो हमें दिया है बुद्ध धम्मा, और बाबा साहब ने हमें जो 22 प्रतिज्ञा दी है, ये 22 प्रतिज्ञाओं पर हमें अमल करना है। इस पर सरकार की बात भी हमें रोक नहीं सकता है। मैं मानता हूं मेरा जीवन है, मेरा शरीर है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसका डिसीजन बैरुल्लाह नामा लेगा। उसी प्रकार से मेरा निवेदन है आप सभी इन 22 प्रतिज्ञाओं पर अमल करेंगे तो कोई करने की जरूरत नहीं है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग एक मंच पर आ जाएंगे और धम्म का प्रचार हो जाएगा। हमारे राजस्थान के अंदर बुद्ध विहार नहीं है, हमारे राजस्थान के अंदर न तो भिक्षु है न बौद्ध विहार है। अभी मैं सुमेरपुर एक थानेदार है, उसने बौद्ध विहार बनाया सुमेरपुर में। 10-15 दिन पहले हमारे 2 साल पहले भिक्षु बने, बंदे बने डॉक्टर सिद्धार्थ वर्धन, जो ज्योग्राफी के लेक्चरर हैं, सिवाना साइड में पोस्टिंग है। हम और वो दोनों गए थे, वहाँ का देखा और वो बुढ़े हो गए जिन्होंने बुद्ध विहार बनाया। उन्होंने कहा कि बंदे जी आप इस बुद्ध विहार को संभालो और धम्म का प्रचार करो। मुझे यहाँ आना था, इस कारण से मैं वापस वहाँ नहीं गया और वहाँ जाएंगे हम। मेरी 72 साल की उम्र है, पैर टूटा हुआ है, लेकिन मेरे मन के अंदर ये है विचारधारा के अंदर खोट नहीं होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हमारी विचारधारा के अंदर मिलावट कर रहे हैं, इस बात को समझना होगा। जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे, त्रिशरण है, पंचशील है और अष्टांगिक मार्ग को जीवन में नहीं उतारेंगे और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पर हम अमल नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा देश और हमारे हाथों में देश की सत्ता नहीं आएगी। क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि जय भीम क्या है। जय भीम क्या है, जरा ध्यान से सुनना। जय भीम क्या है? जय भीम एक विचारधारा है, जय भीम एक विचारधारा है इंसानियत के लिए। जय भीम एक लड़ाई है जुल्म और अत्याचार के खिलाफ। जय भीम एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। जय भीम एक संघर्ष है नारी मुक्ति के लिए। सबसे ज्यादा बाबा साहब ने महिला के लिए काम किया। महिला हिंदू कोड भी पढ़ लेना, लेकिन आज की तारीख के अंदर हमारी महिलाएं घर की चौखट के अंदर रहती है और घूंघट के अंदर रहती है, न शिक्षा का अधिकार होते हुए वो नहीं पढ़ रही है। जय भीम एक आवाज है, जय भीम एक लड़ाई है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लिए। जय भीम एक पुकार है सोई हुई कौम को जगाने के लिए। जय भीम एक संकेत है, एक आवाज है दबे हुए जमीन को जगाने के लिए। जय भीम एक ललकार है देश में बहुजनों को हुक्मरान बनाने के लिए। मूल निवासी बहुजन समाज, SC ST OBC और माइनॉरिटी, धर्म परिवर्तित लोग, उन सभी लोगों का जब तक ध्रुवीकरण नहीं होगा, सारे लोग एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध को सादर नमन। जय भीम, जय भारत। भारतीय संविधान है ना, आज की तारीख के अंदर 5 से 10% लागू है। याद रखना मेरी बात को, जब तक संविधान है तब तक हम बोल रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं जब तक संविधान है तब तक मैं जिंदा हूं। संविधान हमारे सामने
खत्म होने जा रहा है। पहचानो इस संविधान को डोनेट करने वाले, खत्म करने वाले, निष्प्रभावी वाले लोग कौन है, उन लोगों की पहचान करो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत के अंदर अगर 100% संविधान लागू हो जाएगा, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे धम्म सभा के सचिव घंटे कुशल दमो सुंदर बोलेंगे। उसके पहले मैं सूचना दूंगा कि ठहराव के लिए बुआ साहब ऐवले, संदीप रंधवे, मैं जिनके जिनके नाम पुकारूंगा उन्होंने स्टेज के राइट साइड में रहना। बुआ साहब ऐवले, संदीप रंधवे, अन्ना साहेब बनसोड़े, रमेश बौद्ध, भारत डोड़े, मिलिंद रामटेके, राहुल ढूंढने, इन महानुभावों ने स्टेज के राइट हैंड में बैठना है। गौतम बेंगाले सर, गौतम बेंगाले सर, और ब्रह्मचारी ज्ञान धम्म सभा के एक संरक्षण सभा होती है, उसके हमारे हमसे सीनियर, उम्र से, ज्ञान से, और हम सब उनका एक सम्मान करते हैं। प्रभाकर कुमारी जी जो बनते बने हैं, मैं ससम्मान उनको यहाँ पे बुलाऊंगा, विनती करूंगा आप आए और 5 मिनट में आपके ख्याल नहीं है, ठीक है। आदरणीय साथियों, अभी महात्मा का इस अधिवेशन का जो फलित है, हम हमारी जो मांगे हैं सरकार की तरफ इस अधिवेशन के माध्यम से हम रखेंगे, और जब तक कि वो पूरी नहीं होती, हमारा लिखा पढ़ी करके उनको रिक्वेस्ट करना लोकशाही पद्धति से हमारा काम जारी रहेगा। पहला ठहराव बुआ साहब ऐवले पढ़ेंगे, और अनुमोदन लेने के लिए संदीप रंधवे तो अशोक पंडा गए, उसको उसका अनुमोदन। मैं आपके सामने साझा करता हूँ। भारत के बिहार राज्य स्थित बुद्धगया में स्थित बुद्ध महाविहार है, जो विश्व के संपूर्ण बौद्ध धर्मों के लिए केवल आस्था का स्थल नहीं, परंतु वह एक पवित्र ऐतिहासिक स्थल है जहाँ सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुई थी और वह बुद्ध हो गए थे। ऐसे विश्व धरोहर को हिंदू पुरोहितों ने
घूसपैठ करके विश्व से आने वाले बौद्ध जनों के सामने आपत्तिजनक बर्ताव करते रहना अपना पेशा बना रखा है। और सरकार की ओर से बनाया गया ट्रस्ट जिसमें हिंदुओं की संख्या अधिक होने से ऐसे ऐतराजजनक घटनाओं पर कोई विरोध दर्शाया नहीं जाता। यह अधिवेशन सरकार से मांग करती है कि बुद्ध गया का महाबोधि विहार सिर्फ बौद्ध जनों का ही होना चाहिए। कानून यह बदलाव कर अब इसे बिहार का ट्रस्ट सिर्फ बौद्धों को सुपुर्द किया जाए। अभी जो आईवाले साहब ने जो प्रस्ताव रखा है खड़ा रखा, उनको मैं आपके सबकी तरफ से अनुमोदन देता हूँ। जय हिंद। बबन दादा चांदे समिति के ज्येष्ठ उपाध्यक्ष है और ज्येष्ठ साहित्यिक है कि दूसरा खड़ा होगा और चाहे कई लोड़े उनका अनुमोदन करें। बुद्ध विहार समन्वय समिति बुद्ध विहारों का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन पूरे भारत। ठराव क्रमांक 2 पाली भाषा यह भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। 2500 साल पहले यह भारत की लोक भाषा थी। सम्राट अशोक के काल में इस भाषा में सैकड़ों शिलालेख ताम्रपत्र लिखे गए जिनमें बुद्ध के तत्वज्ञान को के साथ उस समय का इतिहास उजागर होता है। हजारों ग्रंथों की निर्मित इसी भाषा में हुई, जिस पर विश्व के कई बौद्ध और अन्य देशों में आज भी शोध कार्य जारी है। नालंदा विश्वविद्यापीठ, तक्षशिला विद्यापीठ जैसे विश्वविद्यालयों में पाली भाषा ही शिक्षा का माध्यम था और इस भाषा पर शोध कार्य होता था। आज भी ऐसे हजारों ग्रंथ है जो पाली भाषा में होकर उस पर शोध कार्य होना जरूरी है। यह अधिवेशन केंद्र और सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करती है, जिस प्रकार वर्धा में हिंदी विश्वविद्यापीठ और रानवेली में संस्कृत विश्वविद्यापीठ बनाया गया है, उसी धरती पर पाली विश्वविद्यापीठ बनाया जाए। थैंक यू। अभी प्रोफेसर चाणक्य सर ने जो पाली भाषा का विद्यापीठ का प्रस्ताव आपके सामने रखा है, उसके लिए मैं आप सभी की तरफ से अनुमोदन देती हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय। अन्ना साहेब बनसोड़े तीसरा ठराव पड़ेगा और रमेश बौद्ध उनका अनुमोदन है। जय हिंद, नमो बुद्धाय। बुद्ध विहार समन्वय समिति बुद्ध विहार का यह दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन ठराव क्रमांक 1 पाली भाषा भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक है। बात की सारी भाषाओं की जननी पाली भाषा ही थी, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं। यह बात इतिहास साक्षी है। बौद्ध धर्म का तत्वज्ञान पाली भाषा में ही है, इसलिए कि भगवान बुद्ध ने अपना सारा तत्वज्ञान प्रचलित लोक भाषा में अर्थात पाली भाषा में ही दिया था। इसी भाषा की वर्तमान सरकार ने 8वीं अनुसूची में सूची से हटा दिया है, जबकि देश की 0.05% आबादी संस्कृत भाषाओं को ना जानती है, ना समझ सकती है, ना ही बोल सकती है। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई है। यह अधिवेशन सरकार से मांग करती है कि पाली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में
एक पर्याय के रूप में मान्यता प्रदान करे। जय भीम, नमो बुद्धाय। रमेश गौड़ जी उनको उनका अनुमोदन करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी जो अन्ना साहब बंसोड़ी ने जो प्रस्ताव रखा पाली भाषा का, उसके लिए मैं आपकी समिति की तरफ से और आप सभी की तरफ से मैं अनुमोदित करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। चौथा ठराव रविंद्र सिलवंत पटेल और ब्रह्मचारी ज्ञान राजा उनका अनुमोदन करें। जय भीम। चौथा ठराव मांडण्याची जबाबदारी माझ्याकडे दिलेली आहे, त्या अनुषंगाने चौथा ठराव मांडलो। ठराव क्रमांक 4, विश्वभर में फैले बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत से हुई। बौद्ध धर्म इस देश की ऐसी विरासत है जो इस देश की गर्दन गर्व से सारे विश्व में ऊपर रखती है। बौद्ध तत्वज्ञान और पाली भाषा की ओर विश्व के विद्वानों की नजर एक शोध के रूप में वर्तमान समय में गई है। ऐसे विश्व धरोहर को उजागर करने हेतु एक बौद्ध विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। यह अधिवेशन केंद्र सरकार से मांग करती है कि जिस प्रकार बनारस हिंदू विश्वविद्यापीठ और अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ है, इसी तरह भारत सरकार की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यापीठ की स्थापना की जाए। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। ब्रह्मचारी ज्ञान राजा अनुमोदन करें। अभी जो मेरे मित्र सिलवन सर ने जो ठराव रखा है भारत सरकार की तरफ, उसके लिए आप सभी की ओर से मैं तहे दिल से उसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। आखिरी का जो ठराव है मिलिंद रामटे के पढ़ेंगे और वसुधा भगत उसका अनुमोदन करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। ठराव क्रमांक 5, ईसा पूर्व 4वीं सदी में ईस्वी सन 1200 तक बौद्ध धर्म का अस्तित्व भारत भूमि पर इंच जगह बिखरा हुआ आज भी दिखाई देता है। शिलालेख ताम्रपट से लेकर बुद्ध मूर्तियां, स्तूप, चैत्य, पूजा स्थल पूरे भारत में फैले हुए हैं। पुरातत्व विभाग का कार्य ऐसे पुरातत्वीय संग्रह की इमारतों की सुरक्षा और संवर्धन करना होता है, लेकिन आजादी के बाद भारत में और प्रत्येक राज्य में पुरातत्व विभाग ने मन से प्राचीन बौद्ध पुरातत्वीय स्थलों की देखभाल को अनदेखा किया है। इसी वजह से हजारों पुरातत्वीय बौद्ध स्थलों पर अतिक्रमण किया गया है। विशेषकर हिंदू पूर्वजों की ओर से मूर्तियों का रूप बदलकर उन्हें देवी देवताओं का नाम देकर विवश रूप दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में यह बौद्ध विरासत बिना सुरक्षा के अंतिम सांसें ले रही है। यह अधिवेशन यह मांग करती है कि भारत में फैले सभी बौद्ध विरासतों की सुरक्षा और संवर्धन की ओर गंभीरतापूर्वक देखें, उनकी पवित्रता और गरिमा की गंभीरतापूर्वक देखभाल करें। ऐसे स्थलों की देखभाल हेतु बौद्धों का ट्रस्ट अगर सामने आ रहा है तो उनके स्वाधीन करें, स्थल दिए जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मी रामटेकेजींनी जे आत्ता निवेदन दिलेलं आहे त्याला माझं संपूर्णतः अनुमोदन आहे। थँक्यू। ये 5 ठराव है और ये 5 ठराव का पर्सुएशन हमारे समिति के डिसिप्लिनरी सचिव बहुत ही अच्छा जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, हमारे प्यारे साथी A.K. पाटिल साहब, इसका भवन दादा के मार्गदर्शन में वो उसका पर्सुएशन करेंगे सरकार के साथ में और उसका रिकॉर्ड रखेंगे। इसके लिए मैं उनको एक रिपोर्ट करूँगा। ऐसा ना हो सके कि हमने ठहराव किया और उसकी किसी को जिम्मेवारी ना दी।
अपने अधिवेशन का बिल्कुल समापन के दौर में अपनाए। आभार प्रदर्शन जब हम आखिरी करते हैं तो आभार प्रदर्शन क्या सुनना है, लोग ऐसा करते हैं, या तो एक बोलते कि 2 मिनट में सबका आभार कर देना यार, लोग चले जाएंगे। जिनके कंधों पर ये 2 दिन का अधिवेशन यशस्वी करने का काम था, उनका आभार करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए हमारे पास अगर समय नहीं रहा तो हमारा कोई भी कार्यकर्ता समाज के लिए काम नहीं कर सकता। तो इस प्रथा को हमने अभी आज से इस प्रथा को हम तोड़ते हैं और मुख्य भाषण के पहले ही हम ये जो ऋण मानने का जो प्रस्ताव है इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो इस अधिवेशन के मुख्य आयोजक और मुख्य संयोजक और समिति के राष्ट्रीय सहसचिव आदरणीय गजानन राव पड़गन जी करेंगे, ऐसे मैं उन्हें गुजारिश करता हूँ। गजानन जी पड़गन या आएंगे क्योंकि उनका वजन अभी वैसा तो कम हो गया, ये कार्यक्रम के दौर धूप में वेट कम हो गया 1,01,000 इसमें, दूसरा उसका नैतिक वजन बढ़ गया। तो 4 किलो अगर वजन घटता है तो आदमी ज्यादा दौड़ता है और नैतिक वजन जब बढ़ता है तो जिंदगी और बढ़ती है। तो आइए पड़गन जी, आप अपने टीम का धन्यवाद अदा करें। पुनश्च एक बार अपने आदर्श को प्रणाम, भिक्षुगणों को नमन, आप सभी को सप्रेम जय हिंद। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो चोरी छुपे पिलाती है, सही है ना? माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो चोरी छुपा के पिलाती है, लेकिन पवित्र काम होता है, अच्छा काम होता है। ऐसा ही भाऊ, हमने समिति के 3 लोग हैं, अन्ना बनसोड़े, एक मई पड़गन, एक हमारे शेंडे सर और एक पठारे सर, 4 लोगों ने समिति को चोरी छुपे एक हमने काम किया है सर, आपको पता नहीं है, हमने चोरी छुपके काम किया है और उसका इनॉग्रेशन करने का मैंने बताया था बनसोड़े सर को, पीपीटी शायद वो अभी तैयार नहीं है। हमने इस भागा दौड़ी में अधिवेशन के कलेक्शन नियोजन के भागा दौड़ी में हमने एक चोरी छुपे काम किया है। हमने समिति की वेबसाइट डेवलप की है और वेबसाइट हमने लॉन्च भी की है और वो वेबसाइट हमने लॉन्च करने की लिए भी, लेकिन वो कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है, इसलिए इसमें नहीं कर पा रहे। अगर आपने मोबाइल से आप अभी भी टाइप करेंगे www.dvss.net.in, ये सारे कार्यक्रम समिति के जितने हैं वेबसाइट में आपको देखने के लिए मिलेंगे और हमने जो चोरी छुपे काम किया था उसको उजागर कर रहे हैं आज। अभी भी देख सकते हैं, वेबसाइट शुरू हो गई। तो हम मैक्सिमम डिजिटली चलने की कोशिश कर रहे थे शुरू से ही, अधिवेशन के पहले से हमारा डोनेशन भी डिजिटली आया हुआ है और हर काम डिजिटल के माध्यम से कैसे होगा उसके ऊपर हमारा फोकस था। हमारे पास एक्सपर्ट टीम भी थी यहाँ पर, लेकिन वो नहीं हो पाया। इवन आपका रजिस्ट्रेशन भी है, हमारे पास करना है, यहाँ पर आना है, तो वो भी डिजिटली हमने किया था। इवन मेंबरशिप भी लेनी है तो वो भी डिजिटली। इसके साथ साथ हमें इस अधिवेशन के दौरान हमारे पास 2 दिन से एक श्रोता है प्रोफेसर सालुंके, है या चले गए मालूम नहीं, उन्होंने एक सजेशन दिया है कि इस अधिवेशन के दौरान जो जो वक्ता यहाँ पर आए उनको समय की पाबंदी की वजह से अपना पूरा विचार रख नहीं पाए, अधूरी बात उन्हें रख के उनको रोका गया है, या कुछ नेता यहाँ पर कुछ
स्पीकर यहाँ से बोल नहीं पाए, कुछ यहाँ पर आ नहीं पाए, अगर उनको लगता है कि हमारा स्पीच पूरा समिति को कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, तो भाऊ मैं इस चीज़ को सारे समिति की ओर से एश्योर करना चाहूँगा, अगर ऐसे लोग जो वक्ता जिनका भाषण अधूरा रह गया, अगर वो हमें डिजिटल में देंगे तो उसको डिजिटल रूप में हमको पब्लिश कर देंगे और वो हमारे वेबसाइट पे देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलेगा। अपने बहुत सारे लोगों ने किंडल देखा होगा, अमेज़न किंडल बुक्स पढ़ा है, किसने नाम सुना है? किंडल बुक्स डिजिटली कंप्यूटर में जिस तरह नोटबुक के पन्ने खोलते हैं, उस तरह डिजिटली हम बुक पढ़ सकते हैं, उस फॉर्मेट में उसको हम डाल सकते हैं। आपको जवाबदारी मैं और बंसोड़े सर है, अब ले सकते ना जवाबदारी, ये हम जवाबदारी ले रहे हैं। जिनके भाषण अधूरे हैं वो हम डिजिटल रूप में पब्लिश कर देंगे। कल इनॉग्रेशन के समय मुझे ओपनिंग स्पीच देना था राष्ट्रपति, मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरा मानसिक संतुलन मैं अपने आप को समझ पाया लेकिन स्थिर नहीं था, इतना प्रेशर था इस दिमाग के ऊपर। और आज थोड़ा खुल के बोल पा रहा हूँ, थोड़ा रिलीज हो गया प्रेशर रिलीज हो गया। आपके पास ये पॉम्पलेट मिला होगा, मुख्य संयोजक का नाम गजानन पड़ गया, सामने खड़ा है आपके, 56 इंच की छाती हो गई भाई, नाम देखते ही ये 56 इंच की छाती वहां पर दिल्ली में बैठी हुई है, 56 इंच की छाती दिल्ली में बैठी हुई है, उनकी है क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन मेरी तो हो गई। और हमारी 56 इंच की छाती कैसे हो गई मालूम है? हमने कल विशेष संबंध दिए सभी हमारे नेताओं को, वक्ताओं को, उसकी कहानी सभी को मालूम है। एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल दो और कैलकुलेटर ऑन कर दो, कैलकुलेटर एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, समय है ना 2 मिनट? नहीं निकालेंगे कोई, ओके छोड़ो। इन 56 इंच की छाती को जब दिन रात काम करते करते ऐसे पसीने छूट गए और इस पसीने में अंदर के टोकरी गीले कैसे हो गए पता ही नहीं चला, इतना टेंशन था। लेकिन इस टेंशन को संभालने के लिए मेरे पास जो टीम थी, मैं अकेला नहीं था, मेरे पास, मैं मीडिया को एक कोशिश का विनंती करना चाहूँगा, जिनके नाम लेता हूँ जहाँ पर है उनके खड़े होकर के अभिवादन करेंगे और मीडिया थोड़ा उनके ऊपर कैमरा फोकस होगा। मेरे साथ काम करने में जिन लोगों ने दिन रात काम किया है, हम हर रोज 9:30 से लेकर के 11:30-12 बजे तक गूगल मीट में काम करते थे, डिस्कस करते थे कि हमने क्या क्या काम किया है और क्या काम करना है और इस अधिवेशन को किस तरह हासिल मुकाम पे पहुंचाना है और इसको कामयाब कैसे बनाना है। तो पहला मुकाम, मैं पहले हमारे सहयोगी शशिकांत त्रिकोटे सर अभिवादन कीजिएगा प्लीज। ये मेरे हमारे स्टार कलेक्टर। सेकंड बखाना साहब बंसोड़े, कहाँ पर है सर? वहीं से अभिवादन कीजिएगा, कैमरा उस तरफ थोड़ा सा प्लीज। हमारे तीसरे सहयोगी थे रमेश मोदी, बगल में है, खड़े होइएगा प्लीज। इधर आइए, सामने आइएगा, सामने बुला रहे हैं, आ जाए। उसके बाद हमारे दूसरे सहयोगी थे बुआ साहब अहिवड़े, तालियां बजा उनके लिए, बहुत मेहनत की उन्होंने। भास्कर पानपाटिल साहब, भाई ये तो हमारे पुरुष आधी आबादी, यहाँ पर भी आधी आबादी है। हमारी आधी आबादी हमारे साथ में थी ना, हमारे पास गोली थी, लेकिन गोली ऐसी तोहफे थी कि वो रानी, झांसी की रानी की तरह काम करते थे। नीचे से छाया डोले भाई। सेकंड वन रेखा काप से गई। इसके साथ ये हमारे स्टार पर तक, इनके बदौलत हम यहाँ पर ये अधिवेशन सक्सेस कर पाए। थैंक यू। यस, हमारे ये सारी टीम को हमेशा डेली लीड करते थे
जवान लड़का था, 73 साल का जवान लड़का शरद जादव साहब नहीं है, लेकिन उनके लिए भी तालियां। और गेड़े चोरे हमारे हर कपिल नरवानी बगल में बैठे हैं, उनका भी सहयोग था। कपिल नरवानी, उनके लिए भी तालियां बजाओ। आ जाओ सर इधर। अच्छा, इसके अलावा मैं एक इंसान का सर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हम आमतौर पे उनको भूल जाते हैं। एक वाकया बताता हूँ मैं। 1 फरवरी, इस महीने की 1 तारीख को सुबह 9:30 बजे ऑपरेशन थिएटर में थी मेरी मिसेस। 9:30 बजे छोटा सा ऑपरेशन था, लेकिन आइए देखें उसके पीछे। और लगभग 3:30-4 बजे तक ऑपरेशन होकर बाहर आ गए। छोटा सा कैटरेक्ट का ऑपरेशन करके घर में आई लगभग 4:30 बजे घर में। और हमारी मीटिंग के आनंद में इसी हॉल के सिलसिले में घर में कोई नहीं था, मैं अकेला था, मेरी वाइफ थी। वाइफ का ऑपरेशन होके एनेस्थेसिया दिया हुआ था, डॉक्टर यहाँ पर होंगे। मैं घर को बाहर से ताला लगाया और मैं वो मीटिंग करने के लिए यहाँ पर आया। मेरी मिसेस घर में अकेले थी। रात में लगभग 10:30-11 बजे घर में गया था। तो उनका तो मैं शुक्रिया अदा करना ही चाहूँगा, उनका थैंक्स बोलूँगा मेरे वाइफ के लिए। और उन्होंने झेला है हर समय। अभी तक वो चश्मा लगा के यहाँ पर बैठी है, ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उनका भी सहयोग था, इसलिए मैं यहाँ तक ये काम कर पाया हूँ। तो इन लोगों को थैंक यू। शायद इन लोगों की वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो पाया है। और जो सुधीराज सिंह सर कल से बताया था कि हम समान संगी, मेरे ख्याल से संघ का उत्तम उदाहरण है। संघ का उत्तम उदाहरण है, इसलिए हम ये कर पाया है। इस सारे कार्यक्रम को एक अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है, वो सबसे बड़े आप लोग हैं। आप लोगों का एक रुपया हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपका शब्दों से नहीं, आपके सामने शीश झुका करके आपको मैं नमन करना चाहता हूँ। यदि आप लोग 2-2 रुपए 10-10 रुपए नहीं दे तो शायद ये कार्यक्रम नहीं हो पाता। हमें उनकी ज्यादा जरूरत थी, आप लोगों ने सहयोग दिया है। इसके साथ जो बड़े बड़े हमें डोनर मिले हैं, उसमें एक पी इनामदार साहब का कल जिक्र किया था, एक मेरे भाई था सुबह विजय प्रधान, इसने भी। और उसके अलावा एक जिस हॉल में हम बैठे हैं, मराठा ज्ञातीला, मराठा शब्द जातीचा है वो, मराठा कास्ट मराठा कास्ट फ्रूट मर्चेंट ट्रस्ट, आपने पढ़ा होगा ऊपर। इन लोगों ने यहाँ पर हम जिस हॉल में बैठे उसका 1 लाख का उसका भाड़ा है। और उसने वो हमारे रिक्वेस्ट पे या कुछ पॉलिटिकल प्रेशर से 1 दिन का भाड़ा 1 लाख रुपया हमको वेव ऑफ किया है, माफ किया है 1 लाख रुपया का। तो हमें बहुत बड़ी यहाँ पर मदद मिली है। इसलिए इस हॉल के जो कमेटी मेंबर्स हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इसके अलावा आलमनी पुलिस, पीसीएमसी पुलिस, नगर परिषद आलमनी, इस हॉल के जो मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर्स हैं, यहाँ पर दलावड़े, काशी, प्रतीक, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। 2 दिन से जो हमको साउंड सर्विस दे रहे हैं, लाइटिंग दे रहे हैं, कमलेश मोदरे, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा सर्विस दिया आपने भी। नेट प्रोवाइडर, हमारे एंट्री करते ही एक स्टॉल धारक का जो एक माहौल बन जाता है, बुक सेलर्स, स्टेशनरी, कुछ सामान, फोटोज, एक अच्छा माहौल बनता है हमें एंट्री करते ही। तो जो हमारे जितने स्टॉल धारक है उनका भी यहाँ पर हमने शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
पिछले 2 दिन से हमारे साथ है मिस्टर सुधीर दास सिंह। सारी एक्टिविटी देख रहे हैं, हमारे सुख दुख में साथी है और उनकी सारी टीम के साथ यहाँ पर है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए हैं। दिल्ली के माजी मंत्री आए कल और चले गए, माननीय राज्यपाल जी गौतम साहब, उनका भी हम सभी की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं उनका। भंते डोंडू से पिछले साल मई महीने में हम घूमने गए थे, ऐसे ही वहाँ पर बात हुई और उनसे जिक्र हुई, डिस्कशन हुआ और हम एक साथ साथ काम कर सकते हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर किया। उनके सोसाइटी के साथ डिस्कशन किया हमने और वो तैयार हो गए। अगर आपकी बुद्ध विहार समन्वय समिति अगर पूरे देश में काम करती है तो हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। वो उसमें 1 साल पहले उन्होंने हमारा डिस्कशन के ऊपर वो एग्री हो गए और उसके बाद हमारे अध्यक्ष माननीय सरस्वती मोदी सर और सचिन शेंडे सर वहाँ पर गए, उनसे डिस्कस किया। उन्होंने यहाँ पर न्योता स्वीकार कर लिया और वो यहाँ पर आ गए और तब उन्होंने अपना भाषण दिया और अपने साथ 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ इंडिया का हमेशा ईस्टर्न इंडिया कटअप समझते हैं। अगर आप नागालैंड में त्रिपुरा में जाओ, अगर आप उनको पूछो कहाँ जा रहे हैं, बोलते हम इंडिया जा रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि हम भी इंडिया में है करके। अगर किसी को पूछो कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, तो बोलते इंडिया जा रहे हैं। तो वो अपने आप को भारत से कटाव समझते हैं। तो उनके साथ हम जुड़ गए, उनको हमने साथ ले लिया है। ये बुद्ध विहार समन्वय समिति की बड़ी उपलब्धि है और उसके लिए हम सभी कमेटी का और आपका सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें इस चीज में जो और सहयोग मिला है, हमारे जितने पोस्टर्स देखे आपने, बिल देखे आपने, बिल्ले देखे, सब कुछ देखे हैं। अपने प्रिंटर है, अभी यहाँ पर नहीं है वो अम्रपाली प्रिंटर्स, उनके ऑप्शन में भी यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और पिछले 2 दिन से आप लोग यहाँ पर सभी कुछ सुन रहे, 12-12 घंटे का सेशन। अगर आप नहीं होते, श्रोता नहीं होते, तो शायद ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि जो सक्सेस नहीं होता है। इसलिए आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आवाज इंडिया, जागृति, बुद्ध वंदना और बुद्ध टीवी, इन सोशल मीडिया चैनल पे जो हमको लाइव किया है, मेरे माँ, मेरे भाई मेरे गांव में कल से कार्यक्रम देख रहे पूरा लाइव, हम कहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। इसलिए आप मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया और मैं यहीं पर मेरी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। भारती प्रभु को सूचना रखना चाहते हैं, 1 मिनट में वो अपनी सूचना रखें। जय भीम। This is very happiest moment in my eyes. I can see only hopeful face and a disciplined seniors and people, and so I got so many confidence from this conference. So our Buddhist fraternity movement and Buddha Vigar Samanvay Samiti, our next work plan, the Dhamma Yatra, upcoming month, so that you please give concentration, you please give focus for one work plan. So we will move from Sabarimala to Nagpur with Ashoka statue. It will create more power to us. That's why our focus, our support, our talk, everything should be concentrated to the Dhamma Yatra. It is very, very important. So that's why I request to all brothers and sisters and our senior leaders, please, and our venerable Bhantejis, please support Dhamma Yatra for fraternity, Sabarimala to Nagpur with Dhamma Vijayan Ashoka statue with way of Baba Circle. Jai Hind.
जरूर सपोर्ट करेंगे प्रभु। और यहाँ मुझे अगर एडजस्ट हुआ तो मैं वो पूरे रैली के साथ शुरुआत से ही नागपुर तक रहूँगा। और बनते अगर मेरे साथ कुछ आते हैं तो दम्पति बनते और विमल कीर्ति बनती भी हमारे साथ में आ सकते हैं। साथियों, मैं कुछ बात करना चाहूँगा। उसके पहले हमारे अशोक प्रियदर्शी जी, सिलवन जी, राम टेकी जी और रणवीर जी, साउंड सर्विस वाले, आप आइए, इधर आइए। क्योंकि इनका अगर सपोर्ट नहीं मिलता, साउंड सर्विस का अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो कार्यक्रम का सत्यानाश तय है। तो आप इनका ताली बजाकर उनका अभिवादन बोले, उनका आभार व्यक्त करते हैं। मुझे संघमित्रा का फोन आया और संघमित्रा हमारी विदर्भ की लड़की है और झुंझारू है। और यहाँ तक कि जो पूर्व विदर्भ है तो पूर्व विदर्भ में गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यहाँ की औरतें जांबाज है। जितने पुरुष जांबाज है उतने ही बराबरी से महिला भी जांबाज है। और ये संघमित्रा ने फोन किया कि मैं इस कार्यक्रम को शूट करना चाहता हूँ। मैंने बोला किसको मना, हम तो मना नहीं करते किसी को, क्योंकि पैसों की जब बात आती है तो वो मेरे अकेले के भरोसे नहीं है। तो उसने कहा पैसा दूंगे तो लूंगी, और नहीं दूंगे तो भी मैं शूट करूँगी। तो संघमित्रा खड़े होकर लोगों को अभिवादन करें और हम उसका ताली बजाकर स्वागत करें। मेरा पहला इंटरव्यू अभी ये बारसागड़े क्या है ना, ये बारसागड़े है तो ये परिवार की लड़की जो जिसने मेरा पहला इंटरव्यू लिया, अब मैं भूल जाता हूँ। दर्शाइए नाम। प्राध्यापक अरुण गढ़वी जी ने पहले इस आयोजन की उन्होंने प्रसिद्धि की। अब ये प्राध्यापक है, ये तो अभी मालूम हो, लेकिन विनम्रता बहुत। ये जो लड़का है भुजबल, इसने प्रसिद्धि की, सब व्यवस्था उसके कंधे पर थी, वो भी आए और उसका भी तालियों से हम सब लोग उनका आभार व्यक्त करें। और वो कैमरामैन जो है उसको नहीं हो गया वो। हाँ ठीक है। तो साथियों, ये जो भी अधिवेशन होता है, ये अधिवेशन इसका एक रैलिंग पॉइंट होता है। रैलिंग पॉइंट का मतलब होता है, अगर घर में शादी है तो लड़की का बाप उसकी जिम्मेवारी ज्यादा होती है। अगर वो लड़की का बाप तय नहीं हुआ तो लोग किसको पूछेंगे?
भले ही चेयर पर बैठेगा, लेकिन ये तो रहना ही है। वो जिम्मेवार व्यक्ति किसी ना किसी पर जिम्मेवारी रखना पड़ती है। तो मेरी कार्य की पद्धति है, मैं 1 साल पहले नहीं बताता, मैं 5 साल पहले बताता कि 5 साल के बाद आप पर ये जिम्मेवारी आने वाली है और ये डायरी में मैं छपवाता भी हूं, ताकि वो ना कहे मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं, और ये बताने की, ऐसा बोलने की कोई गुंजाइश नहीं। और इसीलिए ये डायरी में 5 साल का 7 साल का प्रोग्राम हर साल हम उसको प्रकाशित करते हैं। गजानन राव को ये 2016 में ही मालूम था कि पुणे में 2023 को, अभी ये कोरोना आया इसलिए 1 साल बढ़ गया, नहीं तो ये अधिवेशन 22 को होने वाला। उनकी हिम्मत ज्यादा है, उनके पास समय कम था, ड्यूटी करके ये होने वाला नहीं था, समय कम था और दिक्कतें ज्यादा थी, लेकिन हौसला बहुत बुलंद था। जिसके पास हौसला हो वो लड़ाई को जीतता है, और जिसके पास सब साधन हो लेकिन हौसला नहीं हो तो लड़ाई को वो हारता है। तो साधन तो कम थे लेकिन हौसला ज्यादा था, तो उन्होंने लड़ाई को जीत दिया। बबन दादा और बहुत सारे लोग मुझे कहते थे, पूना में अधिवेशन रखा, सोच समझ कर रखा ना, बुरे अनुभव है, बहुत बुरे अनुभव है, तेरा अनुभव तुझे होगा या नहीं होगा, लेकिन फजीती तय है। मैंने कहा फजीती हो या कुछ भी हो, हमको छोड़ना नहीं चाहिए। जहां पे हरा हरा दिखता है वहां पे काम करने की क्या जरूरत है? नागपुर में अगर सपोर्ट मिलता है तो सब लोग नागपुर में ही काम करेंगे, तुम्हारे वहां काम करने की क्या जरूरत है? जहां पे सपोर्ट नहीं मिलता वहां पे काम करो। पूना की मानसिकता अगर ठीक नहीं है तो वहां पे ही काम करना पड़ेगा। यहां की मानसिकता ऐसी है कि पूना के बाहर के लोगों को पूना वाले अलाउ नहीं करते, वो फॉरेनर समझते हैं। यहां तक कि विलासवाद यहाँ पे इतने साल रहे, यहीं मरे, लेकिन पूना के लोगों ने डॉक्टर प्राध्यापक विलासवाद को भी एक्सेप्ट नहीं किया। गजानन राव को अभी भी मराठवाड़ा का ही मानिए, और ये संघमित्रा को भी उधर किधर का ही मानिए। ये जो बात है ये यही नहीं है। नागपुर में जाएंगे ये पूना वाला है, औरंगाबाद में जाएंगे ये विदर्भ वाला है, ये भंटे जी कहीं भी जाओ उनको बोलेंगे वर्धा वाला, कहीं भी जाओ ये बीमा कीर्ति भंटे कहीं भी जाओ बोलेंगे बिहारी। ये हमारी जो गंदी मानसिकता है, इस गंदी मानसिकता का शिकार पूरा देश है। हमारा समाज नहीं होना चाहिए था, लेकिन है। अब इसलिए हमारे सुधीर राज जी कहते हैं कि हम समन संघीय, पूरे देश का, हमारे समाज का आदमी की पहचान है समन। ना कोई दिल्ली का, ना कोई बंबई का, ना कोई हैदराबाद का, ना कोई चेन्नई का,
जो बुद्ध को मानने वाला है वो समान है और वो हम सब एक। ये धारणा जब तक हमारे में मजबूत नहीं होती तब तक हमारा विकास होने वाला नहीं। पूना के ही लोगों ने कामयाब किया। मैं तो कहता हूं पूना के ही लोगों ने ये काम, ये अधिवेशन कामयाब किया। क्यों? ये लोग रहने वाले पूना में नहीं है। पूना का अनाज खाते, पूना का पानी पीते, पूना की हवा लेते, पूना के रोड इस्तेमाल करते। तो तुम बाहर के कैसे हो? तुम पूना के ही हो। हमने 2016 को शरद यादव दादा को नागपुर में बुलाया था, नहीं आए। पहला आदमी ढूंढा था शरद यादव, गजानन राव को पता है। और शरद यादव को महाराष्ट्र में हम एक मार्गदर्शक के नाते हम उनको आगे करके हम चलने वाले थे। ये हमारी तमन्ना थी, क्योंकि उनके बारे में जो मुझे फीडबैक मिला था वो डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर वानखड़े साहब के माध्यम से मुझे फीडबैक मिला था और मैंने उनसे मुलाकात भी की। तो पुणे में धीरे धीरे ये बात मन से लोगों ने निकाल दी। चाहिए विदर्भ के लोग हैं, उन्होंने नाम विदर्भ निकाला क्योंकि उनको वो लोग पुणे की नहीं मानते थे। तो विदर्भ के लोगों ने नाम बदला बाला साहब ने और उसका नाम रखा अभी नाम लो। बदल होना चाहिए, हर आदमी बदलना चाहिए। कोई प्रादेशिक विवाद ना हो, कोई भाषा का विवाद ना हो, कोई प्रांत का विवाद ना हो। हम सब बौद्ध है, हम सब इंसान है, हम सब भारतवासी है, हम सब इस एक है। इस भावना से एक दूसरे को हमने अच्छे काम के लिए सपोर्ट करना चाहिए। और ये सपोर्ट गजानन राव को पुणे से मिला। पुणे के बाहर से लोगों के भरोसे पे ये नहीं हो सकता था और इसीलिए मैं पुणे के लोगों को नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस अधिवेशन को कामयाब किया। एक बार पुणे के लिए आप लोग ताली बजाएं। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी है कि जो आपके सम्मुख रखना जरूरी है। क्यों? आपने ये नहीं कहना चाहिए कि अशोक बाबू ने हमको झूठ बोल के फंसा। कौन सी बात है? 5 राज्य बचे हैं जहां पे मैंने कदम नहीं रखा। मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल और उत्तराखंड, ये 5 राज्य। बाकी जगह समन संघ का जो काम है वो समन संघी मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा मंगल सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो, सबका
विराग द्वेष मोह दूर हो जाए, जागे शील समाधि ज्ञान, जन जन के दुख मिट जाए, फिर से जाग उठे मुस्कान, जाग उठे मुस्कान, जागे जागे धम्म की वाणी, मंगल मूल्य महाकल्याणी, जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी, होवे सुखी सब जग के प्राणी, सबका मंगल सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सब पाप सागरं कुशल उपसंपदा, सचित परियोगपनं एतं बुद्धानुशासनं, धम्मं चरे सुचनतं कुचरितं चरे, ब्रह्मचारी सुखं सेवि, अस्मि लोके परं विच, न तावता धम्मधरो यावता प्रभासति, यो चापन्ति सुत्वान् धम्मं कालेन पश्यति, धरे धम्मधरो योति, यो धम्मं न पमर्चति, नास्ति मे शरणं मह्यं, बुद्धो मे शरणं वरं, एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलं, नास्ति मे शरणं मह्यं, धम्मो मे शरणं वरं, एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलं, नास्ति मे शरणं मह्यं, संघो मे शरणं वरं, एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलं, नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु। 2 मिनट के लिए वही वैसे ही रुके, हम लोग नीचे बैठेंगे और धन के स्टेज पर कोई नहीं रहेगा। धन